So hello students, today we are going to learn about this chapter of CBSE class 10th, chapter 6 life processes. So लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि लाइफ को कंडक्ट करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चलती है. ओके सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कोई भी एंटिटीज़ को देखकर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, यानी वो अलाइव है या नहीं. सो आपसे भी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ अलाइव, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी एंटिटी ब्रीदिंग करती है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस ले रही है, तो फिर वो अलाइव है. अब आप बोलो कि प्लांट क्यों नहीं, प्लांट भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेशन करते हैं, बट उसे ब्रीदिंग नाम नहीं दिया गया, उसे रेस्पिरेशन दिया गया है. ओके देन अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर मूव हो रही है, जैसे कि इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या हो गए, अलाइव. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ग्रोथ. अगर उनके बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, सो उस ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करती है कि वो लिविंग है, वो अलाइव है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही है कि इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. What if the dog or the cow or the man were asleep? यानी अगर क्या वो सोए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मर गए हैं? नहीं ना. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्रीदिंग और लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ वगैरह ये सब चल रही है, सो वो अलाइव है. इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स. ओके या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या फिर कौन लिविंग है या नॉन लिविंग, ये आप कैसे पहचानोगे. सो ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स. दे कैन हैव टिश्यूज, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. मतलब कि बच्चों अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सो डेफिनेटली उसमें सेल्स, टिश्यूज़ और सेल्यूलर कंपोनेंट्स ज़रूर होंगे, भले ही वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर मराइन एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में ये सब ज़रूर होता है. इन सब में क्या प्रोसेस है जो कंटिन्यूस होता है, वो है ब्रेकिंग डाउन. अब जैसे कि आपके डेड स्किन सेल्स निकलते हैं, सो डेड स्किन सेल्स में क्या हो रहा है, पुराने सेल्स ब्रेक डाउन होकर वो मर रहे हैं एंड न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. सो ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी लिविंग बींग डेड हो जाता है, तो ये ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस या फिर ये ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस रुक जाती है. ओके देन व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. अब मेंटेन करने के लिए तो होती है, बट इसकी ज़रूरत क्या है. अब आप ये सोचो कि अगर कोई डॉक्टर है या फिर आप एक डॉक्टर हो, अब आपके पास 2 पेशेंट्स आए हैं. पहला पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा ही कोई बड़ी बीमारी हो गई है, वो बहुत सीरियस है, उसको ऑपरेट करना ज़रूरी है इमीडिएटली, राइट. सो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा तभी ही वो जिंदा रह पाएगा. सेकंड पेशेंट एक बहुत ही अमीर सोफिस्टिकेटेड एक लड़का है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बट वो अपने न्यूट्रिशन को एनहांस करना चाहता है. सो आपके पास वो आया है न्यूट्रिशन गाइड के लिए कि आप उसे गाइड करें और उसके सप्लीमेंट्स इंक्रीज करके दें ताकि उसकी बॉडी वेल ग्रो कर सके. सो आप एज ए डॉक्टर किसको हेल्प करोगे, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले पर्सन को जिसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा नीड है जिंदा रहने के लिए, ना कि ग्रो और एनहांस करने के लिए. सो वैसे ही हमारी बॉडी सबसे पहले किस पर फोकस करती है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग. ठीक है, सो हमारी बॉडी में पहले रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के लिए उन सब प्रोसेसेस को प्राइमरी ट्रीट किया जाता है या प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू बॉडी को ग्रो करना या एनहांस करना. इसके लिए अभी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, ठीक है. सो अभी हम देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या प्रोसेसेस है. पहला होता है न्यूट्रिशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकेंड होता है रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग. थर्ड होता है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड लास्ट होता है एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये हर एक चीज़ में अलग अलग तरह से काम करता है. गेट इट. अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, सो आपको भी पता होगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी. अब आप सोचो एक अमीबा है, एक अमीबा रेस्पिरेशन कर रहा है और एक आप कर रहे हो, सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किस में है, ऑफ कोर्स हम में. जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे उतने ही उनके प्रोसेसेस में ज़्यादा सिग्निफिकेंस होंगे, ज़्यादा मैकेनिक्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे. ठीक है. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside of the body of individual organisms. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms. अब ये outside से क्या एनर्जी मिल रही है हमें, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, वो है फूड, राइट. अब बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है आउटसाइड के सोर्स को यूज़ करके, उसका पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, additional raw material will also be needed from outside. Since life on the earth depends on carbon based products, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use
डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब कार्बन बेस्ड यानी ऑर्गेनिक जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो मोस्टली कार्बन बेस्ड होते हैं। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organisms. These sources of energy therefore need to broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform sources of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as to the kind of molecules the फ्रॉम विच बॉडी नीड्स टू ग्रो। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फैट्स, एनर्जी जो कि ग्लूकोज से कन्वर्ट होती है, देन मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सब लेते हैं। अब इन सब का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। इन सब को मिलाकर एनर्जी में कन्वर्ट करना बॉडी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और हमारा जो फूड है जो इन सब तत्वों को कंसिस्ट करता है, इन सभी को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और उस कन्वर्जन से एनर्जी क्रिएट करना, देन बॉडी को ग्रो करना, ये सब मिलाकर जो बनता है वो हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू। अब आप ये नहीं कह सकते कि डाइजेशन में रेस्पिरेशन का हाथ नहीं है या रेस्पिरेशन डाइजेशन के बिना नहीं हो सकता। एक्चुअली बॉडी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इस ऑर्गेनाइज सिस्टम को चलाने के लिए सभी के सभी प्रोसेसेस का अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे, वो आपको पता चलेगा आगे लेक्चर में कि रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सब का सिमिलर टाइम में कैसे एक साथ काम करने का तरीका आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये सब आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और कहाँ पर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो क्या इन दोनों में, यानी सिंगल सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और हम इंसान, क्या हम दोनों में ये सारे प्रोसेसेस सिमिलर होंगे? नहीं। क्या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। सो इसी तरीके से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे ये सारी प्रक्रियाएं डिफरेंट होती है, ये हम देखते हैं। फर्स्ट, सिंपल सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि उनको कॉम्प्लेक्सिटी के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बस फूड के अंदर होते हैं, फूड डायरेक्टली उनके ऊपर, फूड को वो डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने स्किन से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्लोब्यूल्स बना के। वैसे हमारे अंदर नहीं होता। अभी आप सोचो कोई दाल का पतीला है, उसमें आपने उड़ी मार ली और वो दाल जाके आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो गई और न्यूट्रिएंट बन गई, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बट अमीबा वगैरह उनमें ऐसा ही होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में उनके स्किन्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। ओके, we are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be in functional of specialized tissues. अब यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको यही सब बताया जो मैंने अभी बोला, क्या क्या प्रोसेसेस है और कैसे कैसे काम करता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? जितना भी बॉडी में अभी जितना भी हमने न्यूट्रिएंट्स को खाया, फूड के थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी से खाया, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये होता है न्यूट्रिशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है जितना भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, हार्ट की पंपिंग के थ्रू, कैसे बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट ऑर्गेन्स तक पहुंचते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ गैसेस, यानी स्पेशली ऑक्सीजन। जो भी ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, इसे ब्रेक डाउन करके कैसे ब्लड में मिक्स किया जाता है और कैसे ऑक्सीजन जो है वो अदर प्रोसेसेस में हेल्प करता है, वो है रेस्पिरेशन। एंड देन फाइनली एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है डाइजेशन के बाद, उस फूड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि फूड में वेस्ट है, हमने कुछ बुरा खा लिया हो। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? अगर बॉडी में आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो फूड लिया है, अब जितना भी आपने रोटी खाया, उस रोटी में से कुछ अमाउंट होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अमाउंट फैट्स होगा आपके फूड में वो एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रिएंट में, जैसे कि प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, ये सब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा वो प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के रूप में बाहर आ जाएगा। अब एक्सक्रीशन दो तरह से होता है, आपको पता है, एक होता है यूरिन के थ्रू, एक होता है एनस के थ्रू, जो स्टूल में कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है। इसमें और भी कुछ बॉडी में गंदगी होती है या कुछ और फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो ज़रूरी नहीं है, या ऐसे कोई भी पार्टिकल्स, वो सब बाहर आ जाएंगे। एक्सेस अमाउंट कुछ होगा तो भी बाहर आ जाएगा। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर करने को ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस? सो
क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायरेक्टली अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को या फिर गैसेस को। सो ये डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है? क्योंकि हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे अंदर इतना एक तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं है, एंड अगर ये वर्क भी करे तो ये काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से हमारे इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन को ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? अब अलाइव है कि नहीं इसके लिए कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट थिंग वही कि हमारे अंदर ये सब लाइफ प्रोसेसेस वर्क कर रही है कि नहीं, स्पेशली रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, बल्कि जो भी गैसेस है, गैसेस का इनपुट और आउटपुट के बाद उनका कन्वर्जन इन एनर्जी, वो होता है रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होकर उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, वो होता है रेस्पिरेशन। सो इस तरीके से रेस्पिरेशन, देन हमारी बॉडी ग्रो कर रही है या नहीं, और हम मोटाइल है कि नहीं, यानी हम एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं कि नहीं। सो ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस ये सब अगर कैरिड आउट हो रही है, दैट मीन्स समथिंग इज अलाइव। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स? अब आउटसाइड रॉ मटेरियल जैसे कि सबके लिए न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, ऑक्सीजन तो सबके लिए कॉमन है, देन सेकंड है आउटसाइड फूड हो गया, देन सनलाइट हो गया प्लांट्स के लिए, ये सब हो गया आउटसाइड रॉ मटेरियल। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, बस आपको इनके नाम लिखने हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब न्यूट्रिशन, when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis of protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. How do living things get their food? In general, requirement for energy, the materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. These organisms utilize complex substances. जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड, अपना सोर्स ऑफ एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं यूजिंग ओनली सनलाइट। अब सनलाइट जो है वो प्लांट पर आती है, क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस से उनके अंदर जो है एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ऐसे में प्लांट्स भी आते हैं, सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, सम ऑटोट्रॉपिक एल्गेज भी होते हैं। एल्गे प्लांट के यूनिसेल्युलर पार्ट होते हैं। ठीक है। वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से। इनका क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन। इनकी ब्रेकिंग होने के बाद में सिंपलर वन में कन्वर्ट होंगे, एंड देन उनसे एनर्जी बनेगी और उससे ग्रोथ होगी। To achieve these organisms use biocatalysis called enzymes. अब जैसे कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर इनमें जो भी प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस कैरिड आउट हो रही है, इनको कैरिड आउट करने के लिए, इनको कैरिड आउट होने के लिए और ये रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए जो सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो सिंपली रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली हम किसके लिए यूज़ करेंगे? ऑफकोर्स फास्ट के लिए यूज़ करेंगे। सो अगर ये बायोलॉजी में हमारे अंदर यूज़ हो रहा है तो इन्हें कहते हैं बायो एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स। ओके, सो ये क्लियर हो गया। देन अब यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। जैसा मैंने आपको बताया, जो सनलाइट पर डिपेंड होते हैं और खुद का फूड खुद ही बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटो, अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। हेटेरो मीन्स होता है डिपेंड्स ऑन अदर्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स दूसरे पर डिपेंड होता है। हम इंसान है तो हम क्या खाते हैं? हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स भी खाते हैं। एनिमल्स जैसे कि लाइक चिकन हो गया, एग हो गया, देन उसके बाद जो भी आप नॉनवेज खाते हो वो सब। तो हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो दोनों होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। सो ये क्लियर। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। एज यू नो कि हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या? कार्बन। एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के लिए। वो फुलफिल करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक in substances from the outside and convert them into stored form of energy. अब प्लांट में कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं स्टार्च। वो स्टार्च को बॉडी में फूड, बॉडी यानी प्लांट बॉडी में फूड स्टोर करके रखता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिला उन्हें?
प्लांट के रूट से मिला वाटर, एयर से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दोनों को फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे उन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लगता है हमें? सनलाइट। अब ऐसे समझ लो कि आपके पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड एक आटा है और आटे में आपने पानी डाला, पानी डाल के सनलाइट आपका जो है वो गैस है, गैस पे आपने पकाया तो आपने क्या बनाया? मिला के रोटी, रोटी को खा के क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या आपके लिए न्यूट्रिशन है, उसको खा के आपको क्या मिली? एनर्जी। सो इसी तरह प्लांट बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है रेस्पिरेशन से, वाटर मिलता है उन्हें रूट से, देन रूट यानी उनका वो डाइजेशन पार्ट, ये रेस्पिरेशन पार्ट हो गया प्लांट का, ये उनका डाइजेशन पार्ट हो गया, सनलाइट जो है वो उनका ट्रांसलोकेशन या वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका पार्ट हो गया, देन कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनका एनर्जी, फाइनल उनको जो एनर्जी मिलती है वो पार्ट हो गया। Okay, then carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. We will study how these takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. सो रिजर्व फूड के लिए जैसे हमारे अंदर फैट्स होते हैं, जब भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो आप जिम जाते हो, राइट? जब ज़्यादा मोटे हो जाते हो तो वो बॉडी क्या करती है? वो खुद के लिए एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज या फिर फैट्स। ठीक है, अब ये फैट्स आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में जितने ज़्यादा जमा हो जाते हैं उतनी ही बॉडी में चर्बी या फिर कहते हैं स्किन या मसल्स भी नहीं, टिश्यूज़ और ये जो सेल्स है ना वो ग्रो होने लगती है। सो आप एक्सरसाइज करके इनको ब्रेक डाउन करते हो, फैट्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो। सो आपकी बॉडी को लगता है कि बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो उन फैट्स मॉलिक्यूल को आगे आगे भेजते जाता है। एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा जो भी फैट्स है वो सब हमारे बॉडी में एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो हमें ब्रेक डाउन करना होता है। और प्रोटीन जो होती है वो बॉडी के मसल बिल्डिंग में हेल्पफुल होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी के लिए हेल्पफुल होता है। वैसे ही प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बच्चों? स्टार्च। ठीक है, क्लियर? जिस तरीके से हमारे लिए ऑक्सीजन नेसेसरी, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए डाइजेशन, वैसे ही प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस। सो क्लियर? ओके, अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अब glycogen is basically fat, okay? So ये हो गया क्लियर। वो एक्स्ट्रा शुगर जो होती है बॉडी में वो होता है ग्लाइकोजन। अब ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होगा। सो अब देखो यहाँ पे ये क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? कंबाइन हो रहा है विथ 12H2O। 12H2O यानी वाटर, जो प्लांट से अब ये CO2 उनको मिला है रेस्पिरेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रेस्पिरेशन, वाटर मिला उनको जो बॉडी से जो डाइजेशन उनका होता है प्रोसेस, जाइलम फ्लोएम से उन्होंने वाटर पंप किया रूट के थ्रू। सनलाइट जो है, सनलाइट वो उनका है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स में क्या है? सनलाइट। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट है, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमने एंजाइम पढ़ा वैसे ही ये भी उस रिएक्शन को आगे प्रोसेस करता है। सो क्लोरोफिल इन सबको एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट की मदद से फिर यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्जन। ग्लूकोज इनका क्या है? एनर्जी। जो बेसिकली प्लांट्स में एनर्जी का मेन प्रोडक्ट है वो हो गया ग्लूकोज। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो इनके लिए एक एज ए एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। जैसे हम एक्सेल क्या करते हैं? इनहेल एंड एक्सेल के टाइम पे हमारे अंदर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे प्लांट्स में से निकलता है ऑक्सीजन। इसीलिए सब कहते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाने से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। सो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर आएगा और साथ में वाटर बाहर आएगा। सो ये क्या है? 6 CO2, 12 molecules of water H2O in presence of chlorophyll and sunlight. What will convert into glucose? C6H12O6 is glucose plus 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. ठीक है, अब let us know. Now see what actually happens during the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में अब क्या हो रहा है? फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी सनलाइट, ये रिएक्शन में बीच वाला याद रखो बस, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सनलाइट से क्या? केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज क्या हो रहा है? केमिकली बन रहा है ना उनके अंदर। सो केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये जो बाई प्रोडक्ट है आपका, हाइड्रोजन एंड वाटर और 6O2। क्लियर? अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। सो इसका रिडक्शन हो गया। समझ गए? अब ये आपको दिखाया गया है, ये प्लांट का लीफ है। ये लीफ पे कैसे वेन्स, लेमिना, मिडरिब ये सब होती है और ये जाइलम फ्लोएम वेसल्स होते हैं। ये आपको दूसरे कंसेप्ट में काम आएगा, बट यहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये पूरे छोटे छोटे क्लोरोफिल्स है। इन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये सब में फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस होता है। अब then let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. What are these green dots? These are chloroplasts. Okay, these green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll pigment.
ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको क्या पता चलेगा। अब इसमें क्या किया है, एक प्लांट लिया है, प्लांट का जो क्रॉस सेक्शन है इसको आपने एक प्लांट बहुत देर से ओपन था, एक प्लांट जो है उसको 6 आवर तक सनलाइट में रखा गया था। सो अब उसके बाद में उसमें हमने क्या ऐड किया, स्टार्च डाला। अब स्टार्च से क्या होता है, स्टार्च जो है वो कब फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का। सो लीफ में अगर उसके अंदर बहुत अच्छे से सनलाइट उसको मिली है प्लांट को, यानी उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि स्टार्च ज़्यादा फॉर्म होगा। अब आयोडीन जो केमिकल है वो क्या करता है, स्टार्च को इंडिकेट करने में काम आता है। स्टार्च जो है उसको आयोडीन ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो ऐसे आप जो है रियल लाइफ में से देख नहीं पाओगे कि कहाँ पे क्लोरोफिल है कहाँ पे नहीं है, बट आपको माइक्रोस्कोप में इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मिल जाएगा। अब इसी के साथ साथ ये पूरा लीफ को अगर आपने ऐसे इंडिकेट किया तो जहाँ जहाँ पे ब्लू पार्ट आ रहा है वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये सब स्टार्च मॉलिक्यूल है। सो स्टार्च जब अच्छे से उसको सनलाइट मिल रही है तभी आपको शो होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटापोर। स्टोमेटा क्या करता है, ठीक है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लीफ है उस लीफ की पूरी जो बॉडी है, लीफ का जो पूरा लीफ है उसके मेन पार्ट में, मिडल पार्ट में ये पूरा स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस स्टोमेटा में ये जो दो आप देख रहे हो इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे दोनों गार्ड सेल्स क्लोज है, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, अंदर स्टोमेटल पोर, और इस स्टोमेटा के ऊपर भी क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट के साथ अंदर होगा क्लोरोफिल पिगमेंट। सो ये पूरा जो बॉडी है प्लांट का वो इस स्टोमेटा से अपर क्यूटिकल पूरा भरा रहेगा। अब जब सनलाइट प्लांट पे पड़ती है, सनलाइट के टाइम पे ये क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, स्टोमेटा का काम ये है कि ये जब ओपन होगा तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना। सो सनलाइट यहाँ से कैप्चर करेगा और उसको बॉडी के अंदर भेज देगा, या फिर अंदर से जो वाटर है उस वाटर को बाहर निकालने के लिए भी स्टोमेटा ओपन होगा। यानी कि ये दरवाजा है जो सनलाइट को अंदर लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर भेजने के काम आता है। अब आप इमेजिन करो इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि एक डेजर्ट है, डेजर्ट का कोई प्लांट है, तो उसमें स्टोमेटा कैसे काम करेगा, वो कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। सो बेसिकली ऐसा होता है कि डेजर्ट जो प्लांट होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। सो ऐसे केस में जो है प्लांट ये नहीं चाहेंगे कि उनका एक्सेस वाटर लॉस हो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, यही स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होते हैं और जितना भी अंदर वाटर कंटेंट है वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है, प्लांट से बाहर चला जाता है। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है तो स्टोमेटा ऊपर हो जाएगा, ओपन होने के बाद में वो वाटर बाहर भेज देगा, और अगर बहुत ज़्यादा उसको ठंड की ज़रूरत है तो बाहर के एटमॉस्फेयर से वो वाटर लेकर अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे बॉडी में होते हैं ना स्किन के ऊपर पोर्स, वो स्किन के पोर्स से क्या होता है, स्वेट बाहर आता है। उस स्वेट का क्या रीज़न है, जब अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो पोर्स है, ऐसे पोर्स है, छोटे छोटे से छेद होते हैं हमारे स्किन पे, उन पोर्स से क्या होगा, पसीना बाहर आएगा। वो पसीना एक ठंडी लेयर क्रिएट करेगा जिससे बाहर की हवा के साथ वो पसीना हमें थोड़ा सा सुकून देगा, थोड़ा सा ठंडक देगा, एक लेयर बना देगा। वही अगर पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा, स्किन पूरी बर्न होने लग जाएगी। सो हमारे बॉडी को खतरा हो जाता है, इसीलिए बॉडी ने ये पोर्स रखे हैं। वैसे ही ये पोर्स जो है वो डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैसे काम करते हैं, डेजर्ट में मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में ये स्टोमेटा क्लोज होता है ताकि वो सनलाइट जो है उसकी मदद से उनका एक्सेस वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। तो वो दिन के टाइम में सिर्फ सनलाइट कैप्चर करते जाएंगे, सनलाइट कैप्चर करके उससे फोटोसिंथेसिस करेंगे। एंड नाइट टाइम जब होता है तब उस फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है यानी एनर्जी वो क्रिएट करते हैं, और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या करेगा, वाटर को बाहर भेजेगा। सो इस तरीके से स्टोमेटा काम करता है ट्रांसपीरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। और गार्ड सेल्स क्या काम करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी इसी तरीके से दी गई है। एक प्लांट को जो है वो बेल जार में रखा है, साथ में वॉच ग्लास रखा है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, एक में कुछ नहीं है। अभी ये एक्सपेरिमेंट जो है ये यही बताता है कि किस तरीके से आपको फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक पढ़ा है क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस, कैसे ये काम करता है। अब इसमें ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ऑटोट्रॉप्स यानी बेसिकली प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने पढ़ लिया, रिएक्शन क्या था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड विद क्लोरोफिल एंड सनलाइट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब इसमें एब्जॉर्प्शन याद रखना, फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy, then reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Clear? So ये हो गया ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स भी आते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज how it is obtained by the organisms. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer. यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टेशनरी यानी ग्रास क्या है, ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप। डियर क्या है, वो हेटेरोट्रॉप है। सो इसमें जो आता है, अगर हम कोई एनिमल को खा रहे हैं तो हम हुए कार्निवोर। ठीक है,
और अगर हम एनिमल को नहीं खा रहे तो हम हुए हार्बीवोर, हार्बीवोरस एंड कार्निवोर ऐसे होते हैं हेटेरोट्रॉप में. सो वुड इट अलाउ टू डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus used by a cow and a lion. ठीक है. सो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स स्टेशनरी यानी प्लांट्स को भी खा सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, और मोबाइल को भी खा सकते हैं. जैसे कि अभी डियर की जगह आप ले सकते हैं, जैसे गोट हो गया, चिकन हो गया, जो भी नॉनवेज चीज़ हो गया. वैसे एनिमल्स भी एक दूसरे को खाते हैं. तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑटोट्रॉप का, सॉरी हेटेरोट्रॉप का. हेटेरोट्रॉप में होते हैं हार्बीवोर और कार्निवोर. हार्बीवोर जो सिर्फ स्टेशनरी चीज़ों को खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. कार्निवोर वो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं. सो ये हो गया आपको क्लियर. सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. अब आउटसाइड द बॉडी वो उनका जो है फूड लेने का होता है, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे कि हम ही हो गए, हम क्या करेंगे, हम पहले फूड को खाएंगे, फूड हमें बाहर से मिल रहा है, हमने फूड को खाया, फिर उसको बॉडी में पचाया, पचाया यानी एब्जॉर्ब किया. ठीक है. एंड देन फंगी लाइक ब्रेड मॉल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स अदर टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज. अभी फंगस, यीस्ट, मशरूम ये सब भी अपने दूसरे न्यूट्रिशन पर बाहर पे डिपेंड करते हैं. ओके. सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. दिस पैरासाइट न्यूट्रिटिव strategy is used by the wide variety of organisms like Cuscuta ticks likes. अब इसको बेसिकली समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया अभी, एक होते हैं हर्बीवोर. ठीक है. एक होते हैं हर्बीवोर. हर्बीवोर क्या करते हैं, उसमें प्लांट्स को खाते हैं. देन कार्निवोर क्या होते हैं, कार्निवोर जो है वो एनिमल्स को खाते हैं. देन उसके बाद में फंगस वगैरह होते हैं, जिसमें आता है सेप्रोफाइटिक नेचर, पैरासाइटिक नेचर एंड होता है होमोजाइगस नेचर. सो सेप्रोफाइट और पैरासाइट. सेप्रोफाइट क्या करते हैं, डेड एंड डीकेइंग और जो रहते हैं मटेरियल्स उनको खाते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको खाकर जी लेंगे, तो वो हो गया. और इसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक इन नेचर. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अपने होस्ट को बिना मारे उस जो जिंदा होस्ट रहता है उसी पर वो पैरासाइट अटैक करते हैं. जैसे कि हो गया मॉस्किटो. अभी मॉस्किटो जो हमें बाइट करता है वो क्या करता है, वो ब्लड सक करता है, और वो ब्लड हम जब जिंदा होते हैं तभी हमें से लेता है, राइट. सो जुए जैसे कि लाइस, लीचेस, टैपवॉर्म, कस्क्यूटा एंड मॉस्किटो आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक नेचर. सो स्टूडेंट्स आज के इसमें हमने पढ़ा पूरा न्यूट्रिशन. हम न्यूट्रिशन में यहाँ पर जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का हम पढ़ते हैं. यूनिसेल्युलर में जैसे मैंने आपको बताया वो डिफ्यूजन करते हैं. ये है एग्जांपल ऑफ अमीबा. अमीबा में क्या है, एक न्यूक्लियस है और एक सेल बॉडी है. अब ये सेल बॉडी के बाहर कोई भी फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल में ये सीडोपोडिया क्या होता है, वो अपने बॉडी से एक स्ट्रक्चर एनहांस करता है. एक स्ट्रक्चर से क्या करेगा, उस फूड को डिफ्यूज़ करेगा. देन उसे क्लोज करके एक फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा जिसमें वो फूड पार्टिकल फंस जाएगा. देन उसे जैसे बोलते हैं कि डायरेक्टली निगल लिया, वैसे उसकी पूरी बॉडी की स्किन बाहर की, वो पूरी सेल बॉडी जो है वो सीडोपोडिया बना के फूड वैक्यूल क्रिएट करके उस फूड को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली डाइजेस्ट कर देगा. सो ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन. ठीक है, जिसे डिफ्यूजन भी कहते हैं. देन हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. इफ़ आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. इसके नोट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. इसी तरीके से हमारे आगे के सभी चैप्टर्स आपके लिए आते रहेंगे. इस प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.